तो आइए अब सुने, जोरदार तालियों के साथ बुलाएं चंद्रभान जी को। आओ चंद्रभान जी। सुनिए सब विद्यार्थी, ऑनलाइन वाले भी सुनिए, एक दूसरे को सूचित करिए, आ जाइए। बिल्कुल, देखो कितने अच्छे लग रही है ये जोड़ी, देखो। तो सुनिए चंद्रभान जी को आप, कल जैसा मुझे मैसेज मिला है मैं आपको बता दूं, कल चंदनमल जी भी आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैडम भी आ रही थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी आप अगले राउंड में जयपुर आओ ना, तब आना, हमारे बच्चों को अलग अलग मोटिवेट करूं, एक दिन में सब नहीं। साफा और माला थोड़ी पहनानी है, नहीं तो मैं एक रिकॉर्डर को साथ ले जाता, जोधपुर पहनाया था इनको, जो चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप लोगों को लाभान्वित करना है, उद्देश्य सिर्फ एक है। और आप पूछ सकते हैं, मैं केवल आपसे ही नहीं कहता, मैंने इनसे भी यही कहा होगा, सर मैंने आपसे क्या कहा, आप खुद बोलना। मेरे प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं ना, इनको मोटिवेशन ऐसा दे दो कि ये पीछे मुड़ के ना देखें फिर। सिर्फ ये मैंने इनसे निवेदन किया, मत मेरा नाम लो, मत मेरे ऐप का नाम लो, मत मेरे कंटेंट के बारे में कुछ कहो, क्योंकि जो भाग्यशाली होगा वो मेरे साथ जुड़ेगा अपने आप। लेकिन आपकी आवश्यकता, हमारा एक दौर है, हमारी एक लिमिट है, अब सने सने हमारी क्षमताएं कम पड़ती जा रही हैं। पहले जितने घंटे पढ़ा लेते थे उतने अब नहीं पढ़ा पाते। ये आने वाले अखिलेश हैं, ये आने वाले कुलदीप यादव हैं, तो इनसे सीखिए और आप भी बनिए। मैं चाहता हूं ऐसे चंद्रभान बिश्नोई हर साल आए। अब आप मेरी भावनाएं समझ गए, सुनिए इनको। मैं आपकी मदद के लिए हूं और मैं ये कमेंट्स पढ़ के बताऊंगा, आप तो इन्हीं को मोटिवेट करो। इनमें से कोई कुछ पूछेगा तो मैं बता दूंगा, और समय सारा आपका है। क्लास आज आपको ही लेनी है, जितने बजे तक भी आप चाहें, घड़ी ये रही, क्लास आज आपको ही लेनी है। ऑनलाइन वाले भी तैयार हैं। नमस्कार। मेरे पास में जो खड़े हैं वो मेरे ही नहीं, राजस्थान और देश भर के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके साथ साथ आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, आपको भी मेरा नमस्कार, और मोबाइल और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ऑनलाइन, उन सबको भी मेरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो राजधानी में हूँ राजस्थान की, जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं। गुलाबी नगरी के बाद अखिलेश सर ने गुलाबी मालाओं का जो प्रेम दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ आप सबने थोड़ी देर पहले सुनकर जो प्रेम दिया है, उस प्रेम के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार सुनने के बाद फिर से आपने मुझे यहाँ सुनने की इच्छा जाहिर की, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहते हैं कि आप अंतर्मन से किसी से जुड़ते हैं, आपकी भावनाएं अच्छी होती है, तो कहीं आभार की जरूरत नहीं होती। इसलिए अखिलेश सर, मैंने लिखा है कि आभार आपका शब्दों में भला कब संभव है। आभार आपका शब्दों में भला कब संभव है। अगर है रस्म यह भी दुनिया की, तो चलो अदा कर ली जाए। तो चलो अदा। अखिलेश सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आपको यहां आकर के ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिंदी की बात क्या है, या इसका कंटेंट कैसा है, या इससे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से हमें क्या फायदा हो सकता है। आप तो बस आइएगा, और प्रेरणा के रूप में आप जो है हमारे जो प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी है, उन्हें आप जो है अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बता सकें तो बताइए। आज के दौर में ये बात कहना अपने आप में, मैं मानता हूं
कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रतियोगिता का युग है। ये प्रतियोगिता का युग है और इस युग में अनेक प्रकार के रास्ते हमारे पास होते हैं, कई प्रकार के मार्ग हमारे पास होते हैं। हमारे लिए वो चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम कहते हैं ना कि आज मैं सुखी हूं, आज मैं दुखी हूं, आज मैं उदास हूं, आज मैं प्रसन्न हूं, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब हमारा चुनाव है। कभी ना कभी हमने उस दुख को चुना है, कभी ना कभी हमने उस सुख को चुना है जो आज हमें लौट करके फिर से मिल रहा है। तो ये सब क्या है? ये हमारा चुनाव है। और प्रतियोगिता के इस युग में भी सही चुनाव हमें सही दिशा में लेकर जाता है। सही चुनाव हमें मंजिल की ओर लेकर जाता है। और जब हम चुनाव ठीक से नहीं कर पाते हैं तो पहली मर्तबा ही हमारी हार हो जाती है। उसके बाद जो रास्ते जो हमारे लिए बने होते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन रास्तों में से एक बड़ा रास्ता, एक बड़ा दरवाजा जो होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। वो दरवाजा जो है कहीं ना कहीं बंद हो जाता है और उस दरवाजे के बंद होने के साथ ही हमारी उम्मीदें भी जो है वो भी कम हो जाती है। इसलिए पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सही हाथों में है, आप ठीक राह पर हैं। अब इसके बाद जरूरत इस बात की है कि हम हमारा कितना देते हैं, हम हमारा कितना लगाते हैं, क्योंकि सर हमें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना वो हमारे हाथ में है। हम कितने ईमानदारी से उस रास्ते पर चलते हैं, कितनी ईमानदारी हम अपनी तैयारी में रखते हैं। और ये ईमानदारी न तो किसी को दिखाने के लिए होनी चाहिए कि मम्मी को दिखाऊं, पापा को दिखाऊं, भाई को दिखाऊं, बहन को दिखाऊं, सर को दिखाऊं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दीपक जो है ना, वो आपके भीतर जलना चाहिए। वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है कि जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो दीपक जहां भी रख देंगे आप, वहीं वो रोशनी लुटाएगा। तो वो दीपक जिसे रखने की बात हम कर रहे हैं, वो अगर हम हमारे भीतर रखते हैं, हमारे अंतर मन में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। कोई ताकत नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है, कोई अवसर नहीं है कि आप हार जाएं। हम कब हारते हैं? जब हम हार मान लेते हैं। ध्यान से सुनना आप, हम कब हारते हैं? जब हम हार मान लेते हैं। और बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो चलने से पहले ही थक जाते हैं, जो चलने से पहले ही रुक जाते हैं, जो चलने से पहले ही झुक जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जैसा कि सर अभी शुरुआत में बता रहे थे कि हम असफल क्यों होते हैं, क्योंकि हमें सोचना तो इतना होता है लेकिन हम सोच इतना सा लेते हैं। यह हकीकत है। कोई भी परीक्षा आप उदाहरण लीजिए कि 150 नंबर का कोई पेपर है और आपने ये सोच लिया है कि अब 90 नंबर आ जाए तो मेरा चयन हो जाए। ये आपने क्राइटेरिया तय कर लिया है कि 90 नंबर आ जाए तो मेरा चयन हो जाए। ठीक है, आपने 90 का सोचा है, एफर्ट्स लगाए हैं आपने, अपने कोशिशें की है आपने, और आप 80 पर जाकर रुक रहे हैं। कहां रुक रहे हैं? 90 होते तो काम हो जाता, लेकिन आप कहां रुक गए? तो क्यों न आप 150 में से 130 सोचें, 135 सोचें, 145 सोचें और 150 भी सोचें। तो कौन है जो हमारा हाथ पकड़ कर कहता है कि नहीं नहीं भाई ये नहीं? ऐसा कोई है क्या? तो क्यों नहीं हम जो है प्रथम आने के लिए तैयारी करें? ये भी तो हो सकता है ना। क्यों नहीं हम प्रथम आने के लिए तैयारी करें? हम ये नहीं सोचें कि बस कहीं भी हो, लास्ट में ही हो, मेरा तो हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम पहली गलती यही कर रहे हैं कि हम जो है हमारी सोच को बहुत छोटा कर लेते हैं, है ना। वाइड सोचिएगा, कितनी बड़ी दुनिया है, देखिए कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह की प्रतियोगिताएं हैं। हमारे लिए तो एक छोटी सी प्रतियोगी परीक्षा है और उस छोटी में भी हमने और छोटा सोच लिया, तो फिर हमारे सफल होने के चांसेस
कम हुए कि ज्यादा हुए? कम हो गए। तो बड़ी सोच, क्योंकि जितनी बड़ी सोच होगी जादू भी उतना ही बड़ा होगा, है ना? तो हम बड़ा सोचें। हम ऐसा नहीं सोचें कि बस इतने से चाहिए मुझे और बस हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उससे हम पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो हमारे टारगेट को, हमारे लक्ष्य को ऐसे सेट करना है कि मुझे तो टॉप टॉप करना है। परीक्षा में सफल होना तो क्या है, सभी होते हैं, लेकिन उस सफलता में भी मेरा जो मुकाम है, मेरा जो हिस्सा है, वो कुछ अलग दिखना चाहिए कि हाँ ये सफल हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो क्यों नहीं हम वैसा करते हैं? इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई खर्चे की जरूरत हमें नहीं रहती है, लेकिन हम क्या होता है कि कर नहीं पाते हैं, और यहीं से हम जो है असफलता को अपने गले लगा लेते हैं। तो इस बात को हम विशेष रूप से जो है ध्यान रखें। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सकारात्मक रहें, बहुत सकारात्मक रहें। हम ये सोचते हैं कि मेरा दुख इतना बड़ा है, मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये हमारी भूल है। अभी हमने लोगों को देखा नहीं है जो किन हालातों में, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। हम बहुत अच्छी जगह पर है। ईश्वर का हम शुक्रिया करें कि हम बहुत अच्छी जगह पर है। हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो खुले हुए हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचना है। कोई आपको क्या कहता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपसे कैसे बात करता है, क्यों करें चिंता उसकी? वो कह रहा है, वो उसका कर्म है। वो कह रहा है, वो उसका कर्म है। हम सोच रहे हैं, वो हमारा कर्म है। उसके कहने से आपका कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच लिया हमने। हमें ऐसा नहीं सोचना है। हम उसने उसने जो है पत्थर मेरी ओर फेंका। दो ऑप्शन है मेरे पास। क्या है? एक तो है कि उस पत्थर का जवाब मैं वापस पत्थर से दूं, और दूसरा कि उसने जो पत्थर फेंका है मैं उससे घर बना लूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? किसी ने कहा है कि लोग मुझ पर पत्थर फेंकते गए, लोग मुझ पर पत्थर फेंकते गए, मैं चुन चुन कर मकान बनाता चला गया। मैं चुन चुन कर मकान बनाता चला। तो क्यों हम लोगों के पत्थरों का जवाब उन्हें वापस पत्थरों से देते हैं? उन पत्थरों को अपना घर बनाने में काम लीजिएगा। वो जो नकारात्मकताएं आपके पास आ रही है, वो जो ताने आपके पास आ रहे हैं, वो जो आवाजें आपके पास आ रही है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, जब आप बहरे बन जाएंगे ना उन आवाजों को लेकर, तब आप सफलता की उस सीढ़ी पर 100% चले जाएंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं? इस बात को मानते हैं ना आप? वो एक कहानी आपने सुनी होगी ना कि कुछ मेंढक थे जो किसी शिखर तक जाने की तैयारी में थे, प्रतियोगिता थी उनमें, और बाकी के जो मेंढक नीचे खड़े थे बार बार चिल्ला रहे, अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा, उतर जा, उतर जा। तो सारे जो है थोड़ी दूर जाते और वापस आ जाते। लेकिन उनमें से एक मेंढक क्या था, शिखर तक पहुंच गया। वो लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, सारे आ गए नीचे और इसमें ऐसा क्या था जो इसने मंजिल को हासिल कर लिया? फिर जब पता चला उन लोगों को कि ये मेंढक तो सुनता ही नहीं है, ये क्या है, बहरा है, विशुद्ध बहरा है, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है, इसलिए पहुंच गया। तो इस तरह से ये बहरापन हम में जरूरी है। उन उन सब उन सब सिस्टम को लॉक कीजिएगा आप, जो आपकी शांति को भंग करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या बात है। एके एके जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी यहाँ ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आप सबके कमेंट्स को मैं बाद में आराम से देखूंगा भी। बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि बहरे बन जाइए, मत सुनिए उन आवाजों को जो हमारे काम की नहीं है। क्यों सुनते हैं? बहुत अच्छी अच्छी आवाजें भी हमारे जीवन में है ना।
अखिलेश सर की आवाज है ना? सुनिएगा, भविष्य सुधरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वे लोग जो सकारात्मक है, हमें आगे बढ़ाते हैं, उनसे जुड़े रहिएगा, उन्हें मत छोड़िएगा। वो लोग हमारे लिए ईश्वर का अनमोल उपहार हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तू क्या कर लेगा, तो उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। बस कोई रिएक्ट मत कीजिएगा, किसी तरह के रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उनसे लड़ने के चक्कर में तो हम पीछे रह जाएंगे। कब कब उलझेंगे? कहां समय है इतना कि हम उनसे उलझें? किसी प्रकार के उलझाव की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के भटकाव की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपसे कुछ कह रहा है कि नहीं होगा, तो बस एक ही रट लगाए रखिएगा, एक ही लगन लगाए रखिएगा, एक ही जुनून रखिएगा, एक ही जोश रखिएगा कि तू कह रहा है नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप अभी रोजगार में हैं कि नहीं हैं, कि वो कोई प्रश्न नहीं है, किस पोस्ट पर हैं, कहां हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात तैयारी के दौरान भी, और आप जब आपका चयन हो जाए उसके बाद भी, अपने भीतर के आदमी को आप जिंदा रखना। भीतर के आदमी से क्या समझते हैं आप? आपकी जो विनम्रता है, आपकी जो नम्रता है, आपकी जो सौम्यता है, आपका जो सद्भाव है, आपके जो सद्विचार हैं, उसको आप हमेशा बचा कर रखिएगा। क्योंकि केवल वही व्यक्ति सफल नहीं होता है, केवल वही व्यक्ति सफल नहीं होता है जो अपने आप को बड़ा मान लेता है, अहम पाल लेता है कि मैं तो बिल्कुल बस नहीं। आप अपनी तैयारी के दौरान भी विनम्र बने रहिएगा। आप अपनी तैयारी के दौरान भी आपके स्वाभिमान को जिंदा रखना है, लेकिन अभिमान को कभी जिंदा मत रखना आप, क्योंकि वो अभिमान हमारी अवनति का कारण बनता है, वो अभिमान हमें गिराने का कारण बनता है। इसलिए बिल्कुल सौम्यता के साथ, और ये सोचते हुए तैयारी करनी है कि मेरा चयन होगा नहीं, हो गया है, होगा तो भविष्य की बात है, हो गया वर्तमान की बात है। और आप देखना इस सोच का जादू, और निष्ठा से लगे रहना, चयन होगा। अभी सर बता रहे थे ना कि 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो उस जुनून के साथ नहीं लग रहे हैं जिस जुनून के साथ हमें लगना चाहिए। तो ये तो संकट की बात है। इस संकट को दूर कैसे करना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ऐसा सोचकर कहीं सो नहीं जाइएगा, पढ़ना तो है, लेकिन कमांड आपके मस्तिष्क को यह देनी है, मैं चयनित हूं, मैं चयनित हूं, मेरा चयन हो चुका है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, ये एक अपने मस्तिष्क को पॉजिटिविटी दीजिएगा, आप ये संदेश दीजिएगा बार बार, है ना? हम संदेश क्या देते हैं पता है? सीट्स नहीं है, मेरा तो मुश्किल है, तैयारी कल ही शुरू की, क्या होगा, होगा नहीं, नहीं होगा, इस बार तो नहीं होगा। ये हमारे मुंह से कितनी बार बोलते हैं हम, और वो बोला हुआ सच हो जाता है। इसलिए कभी ये नहीं कहना मेरा नहीं होगा, कभी नहीं कहना, किसी से नहीं कहना मेरा नहीं होगा, नहीं कहना है हमें, क्योंकि जैसा हम कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। ये भी सही है कि नहीं? इसलिए इस तरह की जो सोच है उससे हमें बाहर आना होगा। और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई में हमारे पास इतना वक्त नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसी बातों का संग्रह हमारे मस्तिष्क में जमा कर लें कि जो काम का नहीं है। समझ रहे हैं आप? है ना? हमारे दिमाग में बहुत सारी शक्तियां हैं जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि उसको हमने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। वो ब्लॉकेज हटाने होंगे, वो अवरोध हटाने होंगे। हमने कचरे की कब्रगाह बना डाला है दिमाग को। वो कचरा कौन सा? वो उन नकारात्मक विचारों का कचरा जिसकी जरूरत नहीं है। कचरे के लिए तो डस्टबिन बने हुए हैं, इसको क्यों बना रहे हैं हम कचरे की कब्रगाह? नहीं, इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छा रखिएगा, इसको बिल्कुल तरोताजा रखिएगा।
तब जाकर के कुछ अच्छी बातें हमारे यहाँ बैठ पाएगी। यह सच्चाई है कि नहीं है? तो हम अनावश्यक उलझनों से बचें, व्यर्थ की जो बातें हैं उनसे बचें, जो भ्रम हमने पाल रखे हैं, जो दायरे हमने बना रखे हैं, उन्हें तोड़ना होगा। अगर नहीं तोड़ेंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो उस भ्रम को तोड़ना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको, बहुत धन्यवाद गोपेश जी और सभी का। मैं सबके कमेंट्स अभी नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जब भी देखूंगा आप सबको पुनः याद करूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सबके लिए भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसी जुनून के साथ लगे रहिएगा, इसी जज्बे के साथ लगे रहिएगा। चयन पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और संदेह हमें करना ही नहीं है। विश्वास बहुत बड़ी दौलत है। जिसने भी विश्वास कर लिया उसने बहुत से जो मुकाम हासिल कर लिए। और जिसको खुद पर विश्वास नहीं है ना, क्योंकि आदमी जो है वो खुद को कब जो है वो हरा देता है, जब वो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। और उसकी कमी जो है ना, वो आदमी को गिरा देती है। बाकी कहीं से भी हम नहीं गिरेंगे, कहीं से भी हम नहीं टूटेंगे, कहीं से भी हम नहीं रुकेंगे, कहीं से भी हम नहीं झुकेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को कमजोर, हम अपने आप को असहाय, हम अपने आप को दुर्बल मान लेंगे ना, वहां से फिर हम ग्रोथ की ओर जाना छोड़ करके जो है नीचे की ओर जाने लगेंगे। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना है। हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारी शक्ति क्या है, हम किसके लिए बने हैं। हम उस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते कि हमें जाना कहाँ है, किधर जाना है। बहुत सारे लोग तो अपना लक्ष्य भी नहीं बना पाते हैं। फिर देखिए, जब आप लक्ष्य नहीं बना पाते हैं तो फिर आप जा नहीं पाएंगे। कहां जाना ये पता ही नहीं है तो तो क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं करेंगे। ये जो श्रम बिंदु है ना, उनसे स्वप्न साकार होते हैं। जो पसीने की बूंदें है ना, मेहनत के समय हमारे भाल पर होती है ना, वो क्या करती है? हमें सफलता के शिखर पर लेकर जाती है। मेरी एक कविता है, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं कि श्रम बिंदु से स्वप्न सदा साकार हुए हैं। श्रम बिंदु से स्वप्न सदा साकार हुए हैं। जो रोकर बैठ गए वे सदा लाचार हुए हैं। लाचारी का लांछन दामन पर न लगने देना। धीरे धीरे ही सही कदम ये मंजिल बढ़ने देना। खुद को प्रतिकूलताओं में जीने का आदि रखना। झंझावत झकझोरेंगे मगर सीना फौलादी रखना, मगर सीना फौलादी रखना। प्रतिकूल धाराओं में नौका अपनी ले जाना। प्रतिकूल धाराओं में, जब धाराएं अनुकूल होती है, बहुत आसान होता है नाव चलाना, बहुत आसान होता है। नाविक का जो क्या कहते हैं उसको, हुनर है ना, उसका पता तो प्रतिकूल धाराओं में चलता है। अनुकूल धाराओं में तो क्या है, चला लेगा वो, उसका पेशा है वो। लेकिन प्रतिकूल धाराओं में, लोकेश जी, प्रतिकूल धाराओं में नौका अपनी ले जाना। तूफानों से जीतने का हुनर तुम ले आना। होगी जय निश्चय ही होगी, तुम तो चलते रहना। तुम तो चलते रहना, मरु पुष्प सा फलते रहना। खुद को प्रतिकूलताओं में जीने का आदि रखना। झंझावत झकझोरेंगे मगर सीना फौलादी रखना, मगर सीना फौलादी। बहुत धन्यवाद नीति जी, अनिता जी, सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं यहाँ, सभी जो साथी ऑनलाइन देख रहे हैं। तो इस कविता में मैंने आपको बताया था, भंवर सिंह जी, राजावत साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद, कि मरु पुष्प सा खिलते रहना। अब मरु पुष्प जो है, शुक्रिया किरण जी, टीनू जी, नवीन जी, मोहर सिंह जी, नवीन जी, अद्वितीय अनुपम अलौकिक, आपके शब्द रूपी आभूषणों से आपका व्यक्तित्व प्रभा से पूर्ण हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपके इन प्यारे शब्दों के लिए। मोहर सिंह जी, बहुत धन्यवाद। सब साथियों का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं। बहुत धन्यवाद टीनू जी। तो मरुपुष्प क्या होता है, क्यों मरुपुष्प का उल्लेख किया है मैंने इस कविता में?
मरुपुष्प इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जहां पानी बहुत होता है ना, वहां पुष्प खिलते ही रहते हैं। जहां पानी होता है वहां तो पुष्प खिलेंगे ही, लेकिन मरुपुष्प यानी कि मरुस्थल में कोई पुष्प खिल रहा है, ये वो जगह है जहां पानी की किल्लत है, जहां पीने के लिए भी पानी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। वो पुष्प खिल रहा है, फिर भी खिल रहा है, उसकी जिजीविषा देखिएगा आप, उसकी जीवंतता देखिएगा, उसकी जीवटता देखिएगा आप, है ना, वो कितना आशावादी होगा, वो कितनी उम्मीदों से भरा हुआ होगा। बहुत धन्यवाद रीना जी, एके जी, सबका बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। तो वो मरुपुष्प जो बहुत कम पानी में भी खिलना जानता है ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस मरुपुष्प को मुरझा नहीं सकती। वो नहीं मुरझ सकता, फिर वो नहीं मर सकता, फिर वो जीवित रहेगा, उसमें जीवंतता रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसने सीखा भी तो वहीं से है ना। वो है ना, तूफानों से जीतने का हुनर तुम ले आना। हुनर कौन देंगे जीतने का? तूफान। और ये मानिएगा आप कि आप लोग बहुत आसान परिस्थितियों में अगर हैं तो आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितनी आपकी परिस्थितियां मुश्किल होगी। इस बात को आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते, ये बताइए। वो छटपटाहट आपके भीतर अगर होगी ना, तो आप मान के चलिएगा कि वो मंजिल आपसे बहुत करीब है, आपको गले लगाने के लिए वो मंजिल आतुर है। बस कुछ कदमों की ही बात है, कुछ कदम चलने की बात है। जिसने भी बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसके भीतर एक छटपटाहट हुई है, उसके अंदर एक आग लगी है। और वो छटपटाहट, वो आग जिसने रातों की नींद को गायब कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? जब ये लगने लग जाए कि अब इसके बिना तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा, तभी हम कुछ कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो वो छटपटाहट जिसके भीतर जितनी ज्यादा है ना, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये प्रकृति का भी नियम है, ये प्रकृति का भी नियम है। और सहज रूप से आगे बढ़ते रहे हम, बिना किसी दबाव के। सहज पके सो मीठा होए। जो सहजता से फल पकता है ना, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, मीठा भी होता है। तो उस सहजता को बनाते हुए, बिना किसी अतिरिक्त प्रेशर के, दबाव के हम आगे बढ़े। क्योंकि दबाव देखिए क्या करता है कि हमें रोक देता है, हम फिर फंस जाते हैं उस दबाव में ना, आगे बढ़ पाना मुश्किल नहीं होता है। इसलिए बिना किसी दबाव के और बिल्कुल ही हम जो है अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, प्रतिकूल स्थितियों में भी ये नहीं सोचना कि मेरी स्थिति प्रतिकूल है। हम जैसे कितने ही लोग होंगे जिनकी स्थितियां ठीक नहीं होती है ना। तो परिस्थिति बाहर बाहर की जो स्थितियां, लेकिन मन स्थिति ऐसी बना लो कि वे परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो। अपनी मन स्थिति को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को जगाना होगा। कोई आएगा, जगा देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा? नहीं 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 नहीं, ये हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई नहीं आएगा, हम ही हैं जो हमें सफल कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब कोई नहीं आता है ना, तो अखिलेश सर जैसे गुरु आते हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि आपके लिए मंजिल कैसे आप वहां तक जा सकते हैं। लेकिन रास्ता दिखाया जा सकता है, उस रास्ते तक, उस शिखर तक पहुंचना अगर आपको है, तो आग तो आपके भीतर होनी चाहिए। अगर आग नहीं है तो फिर कितना अच्छा दिमाग देकर भगवान ने हमें यहां भेजा है पृथ्वी पर कि आप जाइएगा, जिएगा, लोगों का भला कीजिएगा, लोगों से अच्छे से मिलिएगा, सबको प्यार कीजिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस मस्तिष्क को अनावश्यक चीजों से भर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब तो इसमें कुछ जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने इसमें भरना प्यार था, भर पत्थर दिए।
भरना प्यार था, भर पत्थर दिए। अब देखिएगा फिर पत्थरों में तो फिर क्या समाएगा? कुछ नहीं समा सकता। पत्थरों में कुछ नहीं समा सकता। मैं आपसे कहता हूं कि एक बाल्टी है, उसमें छोटे छोटे 15, 20, 25 पत्थर मैंने जमा दिए हैं बड़े अच्छे से, सलीके से। और फिर मैं ये कहता हूं कि 4 किलो की बाल्टी है और इसको आप घी से भर दीजिएगा। भर पाओगे क्या? नहीं। उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत घी अंदर जाएगा, बाकी घी कहां गिर जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो वहां क्या पड़े हैं? पत्थरों को निकालिएगा, सहज अपने आप को कीजिएगा, अपने आप को सरल बनाइएगा, अपने आप को ऐसी प्रेरणा दीजिएगा कि ये जीवन मेरा है, ये जीवन बहुत सुंदर है। मैं बेरोजगार नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? जब हम बार बार ये सोचते हैं मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो बेरोजगार हूं, कितनी बार ये शब्द को काम में लेते हैं हम? बहुत बार, जाने अनजाने में, है ना? नहीं है हम। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना धरती पर जिनके पास इनका भी अभाव है। ऐसे लोग भी है ना। हम क्यों हैं बेरोजगार? नहीं है हम बेरोजगार। हम तो बिल्कुल सफल व्यक्ति हैं। और आज नहीं तो कल हम इस बात को साबित भी कर देंगे कि हम क्या है? सफल व्यक्ति है। तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। मैं जहां भी बोलता हूं ये बात कहता हूं, अनायास ये बात निकल जाती है कि हम क्या करते हैं, हम लोगों का, हम ईश्वर का, हम प्रकृति का शुक्रिया अदा नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? कोसते हैं, शिकायतें करते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा हूं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं। हम कितना कोसते हैं, जबकि वो नहीं दिखता जो हमारे पास है और वो दिखता है जो हमारे पास नहीं है। हम अभावों को देखते हैं, लेकिन हमारे पास कितनी बड़ी पूंजी है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और नहीं जाने का अर्थ क्या है? कि हम सफलता हमसे दूर छिटक जाती है। कौन पसंद करेगा उस व्यक्ति को जो शिकायतें करता रहता है, जो कोसता रहता है? कौन 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 उसके पास बैठना चाहेगा? जो जैसा चाहे वैसे बोल देता है? कोई नहीं, है ना? तो ईश्वर उन लोगों का चयन करता है जो उस उसके लिए शिकायतें नहीं करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, है ना? ईश्वर उन लोगों का चयन करता है। इसलिए ये बातें कहने का अभिप्राय क्या है मेरा? मेरा अर्थ ये है कि हम हमारे व्यक्तित्व में वो सरलता ले आए, वो धन्यवाद का भाव ले आए कि हर रोज जब सुबह उठें तो इस कुदरत के लिए, इस प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारा जीवन सुंदर बनाने में हमारे साथ हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करें, हम उनका धन्यवाद करें, हम उनका आभार ज्ञापित करें। उनके पास जाकर करने की जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट मन ही मन उनको याद करें और उस कुदरत के लिए हम क्या बोलें कि तुमने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं उसके लिए क्या शुक्रिया करूं, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या धन्यवाद करूं, है ना? ये भाव जब हमारे भीतर आएगा तब कुदरत की कुछ ऐसी शक्तियां हमारे भीतर आएगी, हमारे साथ जुड़ेगी, जो हमारी सफलता में सहभागी बनेगी। इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। अखिलेश सर से जब थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो आपने एक सहज ही एक बहुत अच्छी बात सुबह सुबह कह दी थी फोन पर कि आप आओगे, हम मिलेंगे। कोचिंग तो एक बहाना है, ये संयोग ईश्वर का बनेगा कि हम मिलेंगे, कुछ समय साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और सबसे मिलेंगे। तो ये तो एक बहाना है, ये एक माध्यम है। जबकि गोपेश जी बहुत शुक्रिया, मेरे सभी दोस्त जो है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है, झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। ये समझ गए गुरुदेव आपको सुनकर। गोपेश जी बहुत धन्यवाद। अखिलेश सर को आप, लोकेश कुमार मीणा जी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। लोकेश जी मेरा धन्यवाद आपको,
अनिता जी गुर्जर कह रहे हैं आपके शब्दों का चयन अतुलनीय है, बहुत धन्यवाद आपका। और किरण जी भी अखिलेश जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा धन्यवाद किरण जी को। रीना जी कहते हैं कि बात है कि सर अखिलेश सर की एक बात हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है और मोतियों की तरह है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद रीना जी आपका। और अखिलेश जी की जो विनम्रता है और इनके इनके जो सद्भावनाएं इनकी है, निश्चित तौर पर वो सद्भावनाएं मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। क्योंकि जब हम किसी को भीतर से नहीं चाहते हैं ना, तो कोई हमें मिल नहीं सकता। वो आवाज अंदर से आ जाती है कि आपको कब कहाँ जाना है। नवीन सोनी जी, वास्तव में आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज आपकी क्लास हमारे लिए 2025 में ईश्वर का अनुपम उपहार है। और नवीन सोनी जी, आपका ये मैसेज जो है मेरे जीवन का अनुपम उपहार है। मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आदरणीय श्री अखिलेश गुरु जी अपने शिष्यों को कोहिनूर कहते हैं, ठीक ही कहते हैं, कोहिनूर को तराशते वाले गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। धन्यवाद एके जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें टाइम दिया, उसके लिए हमें नई ऊर्जा मिली है। अनिता जी गुर्जर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबके लिए मैं कहता हूँ। बिल्कुल नहीं नहीं सर, चलने दीजिए कुछ कुछ मिनट। देखिए मेरा भी मन जो है आपसे बात करने का है। सर को पहले तो मैंने बोला था कि मेरी 8:50 पर ट्रेन है, लेकिन उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मैं बस से जाऊंगा। और बसें यहाँ से रात को 12 बजे तक चलती है। तो आपकी क्लास का जो टाइम है वो मैं आज पूरा लेने वाला हूँ। बिल्कुल, ये सर का बड़प्पन है और इनका मेरे प्रति स्नेह और प्रेम भाव है कि आप कह रहे हैं तो फिर मुझे आपके आदेश की पालना तो करनी होगी। और मुझे अच्छा भी लग रहा है जी। सर से मैंने चर्चा की कि सर क्या हम आमने सामने भी बात करेंगे, तो सर ने कहा इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो अब आमने सामने हम कर लेते हैं, क्योंकि संवाद जो है वो दो तरफा होना चाहिए। ये हमारा मनोविज्ञान भी कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो कहता है, कक्षा में जब शिक्षक और विद्यार्थी में एक तरफा संवाद चलता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, बाधा आती है सीखने में। हालांकि मैं और आप कोई विद्यार्थी और शिक्षक नहीं है, मैं आपका ही साथी हूँ, ये मानिएगा आप। हमारे तो गुरुजी तो अखिलेश जी हैं हम सबके, ठीक। मैं तो आपके सामने बैठकर ही मेरी इच्छा थी कि मैं आज सर की क्लास यहाँ सुनूं, देखूं, समझूं, लेकिन सर ने जो है मुझे यहाँ खड़ा किया है। तो ये आपका बड़प्पन है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप बहुत ध्यान से बात सुन रहे हैं। और आप तो खैर, आपसे तो मैं बाद में जान लूंगा, लेकिन ये ऑनलाइन जो कमेंट्स साथियों के मेरे लिए आ रहे हैं ना, तो वो मुझे दुगना उत्साह दे रहे हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूं। क्योंकि किसी ने ये कहा है अखिलेश सर कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये हर बात सुनी जाती है। तो ये सलीका तो अखिलेश जी सर के पास है, मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन जैसा है, जितना है, वो मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो कोई भी आप में से किसी की कोई प्रश्न की कोई इच्छा हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी बहुत सारे साथी हैं, जो किसी ने मेरा नाम भी सुन रखा होगा, जैसे मेनका जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, तो कहीं ना कहीं नाम से आप परिचित थे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो परिचय हमारा पहली बार ही हुआ है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जो भी प्रश्न आपको लगे कि मुझसे पूछना है, तो वो भी आप प्रश्न कर सकते हैं, है ना। प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, है ना। तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और बाकी अब सर के लिए तो मैं क्या बताऊं, वो कहते हैं ना कि शब्द जो है वो अपना सामर्थ्य है। अब अध्ययन ये कैसा करवाते हैं, कंटेंट इनका कैसा है, टेस्ट सीरीज
की कैसी है ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, बेहतरीन है, शानदार है ना। उसके लिए जितनी उपमाएं दी जाए कम है। लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत सरल है, सर बहुत सहज है, सर बहुत विनम्र है, और बहुत सद्भावनाएं सबके प्रति आपके मन में ये होती है। क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो आर्थिक रूप से कम सक्षम है, उनके लिए भी आपके पास रास्ते खुले हैं। तो आज के इस दौर में आपका यहाँ होना अपने आप में एक बड़ी बात है, ये मैं मानता हूँ। और ये सुखद संयोग ही समझिएगा कि मैं जब तैयारी कर रहा था उस दौरान अखिलेश जी सर को बारंबार प्रणाम। पता नहीं भविष्य के लिए कितने अखिलेश जी तैयार करने की ठान रखी है, ईमानदारी पूर्ण माँ सरस्वती के मंच पर अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं और जीरो से शिखर तक पहुंचाने की कोशिश शानदार है। अनीता जी गुर्जर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और अच्छी बात है कि हम सब सर के, तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन में कब कौन किस मोड़ पर मिल जाए, किस मुकाम पर मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। तो मैं जब तैयारी कर रहा था उस समय मैंने देखा कि हिंदी की बात नाम से कोई क्लासेज हैं, और जब YouTube पे मैंने वीडियोस देखे तो फिर मेरे अंदर से ही आवाज आई कि मुझे इस ऐप पर जाना चाहिए। तो मैं ऐप पर गया और सर की टेस्ट सीरीज, प्रत्येक जो प्रकरण है हमारा, प्रत्येक जो कालखंड है, और भी जो हमारे पाठ थे पाठ्यक्रम में, उन सब पर व्यवस्थित टेस्ट सीरीज, हर एक जो विषय पर, हर एक टॉपिक पर आपके 2-2, 3-3 टेस्ट जो थे, मुझे टेस्ट सीरीज लेनी थी। क्यों लेनी थी? क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। आप अगर अच्छी टेस्ट सीरीज तक पहुंचते हैं ना, तो आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आती है कि किस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। और पता नहीं अखिलेश सर ने कहां से इतनी मेहनत की, कितनी ऊर्जा आपने लगाई कि वाकई ऐसे प्रश्न आपने निर्मित किए, ऐसे प्रश्न तैयार किए जो जिस तरह के प्रश्न, अब ये जरूरी नहीं होता है कि ये जो पूछते हैं वही परीक्षा में पूछे जाएं, ऐसा डायरेक्टली कोई प्रश्न आए वो कोई आवश्यक नहीं होता है। लेकिन प्रश्नों की जो प्रकृति होती है ना, नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की प्रकृति है ना, वो अगर आप ठीक से रखते हैं ना, तो फिर स्टूडेंट उस प्रकृति के प्रश्नों को गलत नहीं करता है, गलत करने की संभावनाएं कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपने उस तरह से उस टेस्ट सीरीज पर मेहनत की और ऐसे प्रश्न जो है आपने तैयार किए जो हमारी समझ पर आधारित है। बात ही बात में मैं आपसे बताना भी चाहूंगा कि अब जो तैयारी वो नहीं कि जो हमने रट लिया और काम हो गया, नहीं। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो अवधारणात्मक प्रश्न आ रहे हैं। हमारी अवधारणाएं जब तक स्पष्ट नहीं होगी, हम प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि विकल्प 4 होते हैं, 4 में से 2 एक जैसे लगते हैं, तो फिर उन 2 में अटक करके हम खुद को अटका लेते हैं, है ना। तो उन प्रश्नों की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। और सर के जो प्रश्न थे टेस्ट सीरीज में, वो अवधारणात्मक प्रश्न थे, समझ आधारित प्रश्न थे। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न उठाया, बस ऐसे लिख दिया और सीधा पूछ लिया, नहीं। कि राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, नहीं, है ना, ऐसे नहीं। तो आपने वाकई उसमें बहुत मेहनत की। और बीच में भी मैं सर से लगातार संपर्क में था, और चयन हुआ उस दिन रात को ही मैंने सर को शुक्रिया अदा कर दिया था। क्योंकि कहते हैं कि आदमी अपने माता पिता और गुरु के ऋण से कभी उऋण हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि कम से कम जो है हमारा धन्यवाद उन तक पहुंचे। तो वो धन्यवाद जो है सर तक पहुंचाने की कोशिश मैंने की। रात को ही आपको सूचित कर दिया था। मैंने कहा आपका मार्गदर्शन रहा, आपका स्नेह रहा और आपका आशीर्वाद रहा कि मेरा चयन हो गया है। तो ये निरंतर आपके आपकी सद्भावनाओं का और आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं ना,
तो बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है ना। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं, अच्छी पुस्तकें मिलती है और घर वालों का भी सपोर्ट होता है ना। तो हर तरह से जब आप सहयोग प्राप्त करते हैं और तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। जबकि व्यक्ति मान क्या लेता है कि ये सफलता तो मेरी है और किसकी है, मैंने मेहनत की है ना तो मैं सफल होऊंगा ही। अरे नहीं भाई, मेहनत आपने की है, लेकिन उस मेहनत को करने के पीछे कितने लोगों का बलिदान है ये देखिएगा आप। कितने लोगों ने आपकी एनर्जी को बढ़ाने में अपना योग दिया है, इस चीज को भी देखिएगा ना जी। अभिषेक जी मीना लिख रहे हैं, पेपर होने से 2-3 महीने पहले के समय का कैसे सदुपयोग करें, समझा दीजिए जीके और हिंदी। अभिषेक जी बिल्कुल, मैं जो है और एक ऊपर मैसेज भी है सर, किसका है? किरण जी कह रहे हैं आपने कैसे शुरू किया सफर, प्लीज अपने बारे में बताएं। बिल्कुल, इन दोनों प्रश्नों के जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले मैं, अनिता जी भी यही प्रश्न कर रहे हैं, 2-3 महीने कैसे उपयोग में लें। ठीक है, तो देखिए परीक्षा के पहले के जो 3 महीने हैं वो कैसे हम यूटिलाइज करें, वो बता करके मैं फिर उस बात पर आता हूं कि मेरे सफर की शुरुआत कैसे हुई और जो सफर है वो मेरा कैसे पूरा हुआ, उसके बारे में भी मैं विचार रखूंगा। तो परीक्षा के 3 महीने पहले का समय जो है, बिल्कुल मोहर सिंह जी सही कह रहे हैं, परीक्षा से नेगेटिव कैसे कंट्रोल करें। निशा जी बिल्कुल, ये भी इसी प्रश्न का जवाब मैं इसमें देता हूं आपको। परीक्षा के पहले का जो समय होता है ना, वो हमारे लिए बेहद कीमती होता है, बेहद उपयोगी होता है। और उस समय को अगर हम सही से यूटिलाइज कर लें तो हम हमारी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत बहुत सारे, बिल्कुल टीनू जी इस पर भी मैं बात करूंगा, जीके में कंटेंट भी साझा करें बिल्कुल। तो देखिए 3 महीने 4 महीने का जो समय होता है परीक्षा से पहले का, वो हमारी परीक्षा का असली समय होता है। उस समय हमारे धैर्य की जांच होती है, उस समय इस बात की भी जांच होती है कि हम कैसे सकारात्मक रहें, उस समय इस बात की भी जांच होती है कि हम उस सफर को पूरा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। क्योंकि वो समय जो होता है विचलन का समय होता है, वो असमंजस का समय होता है और वो पथ से हटने का भी समय होता है, वो डरने का भी समय होता है, घबराने के भी समय होता है, तनाव का समय होता है, दबाव का समय होता है, चिंता का समय होता है कि नहीं होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और इसका सबसे सरल उपाय एक ही है कि ये बार बार अपने आप को कमांड देना कि मेरा चयन तो हो चुका है, होकर ही रहेगा, संभव है, असंभव है नहीं होगा, पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ, ये मुख्य बात मैं आपको बताता हूं, कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी चिंता छोड़िएगा आप, इसकी चिंता नहीं करनी कितनी जाएगी, कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। हमारा टारगेट सेट करना है कि हमें इतना जाना है, कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, हम इतना जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें इतना जाना है, ये आप तय कर लीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और फिर कुछ भी नया पढ़ते हैं ना परीक्षा के 2-2.5 महीने पहले, उसको उसकी उसकी जरूरत नहीं है, नया पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। हमने बहुत सा पढ़ रखा है ना, उसे ही पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ भी नया पढ़ना, फिर नए में क्या होता है कि हम उलझ जाते हैं, और जो हमने पढ़ रखा है ना उसको भी ठीक से हम, एमए की जॉब लगने के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये भी बताएंगे रीना जी। ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे टेस्टों में भी कम नंबर आते हैं तो नहीं, ये अनिता जी कह रहे हैं तो टेस्टों में जो कम नंबर है ना उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेस्ट, हमारा असली टेस्ट तो उस दिन होगा, ठीक है ना। तो इन टेस्टों में कम आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे पूछते भी है बहुत से लोग कि मैं तो टेस्ट सीरीज में तो
बहुत नीचे हूं। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टेस्ट सीरीज में नीचे होते हुए टॉप कर गए। क्योंकि हमारे लिए तो वो दिन महत्वपूर्ण है ना। टेस्ट सीरीज हमारे मूल्यांकन के लिए है, बिल्कुल देते रहिएगा। और उसमें अगर नीचे है ना, तो फिर क्यों नीचे है इसका भी विश्लेषण कीजिएगा। और जहां नीचे है ना, उस पॉइंट पर जाइएगा, उसे देखिएगा कि ये मेरा गड़बड़ क्यों हो रहा है। पहली बात, वहां जाइएगा, उसको ठीक कीजिएगा। और परीक्षा के 2.5-3 महीने पहले उन क्षेत्रों में जाने के हैं जो हमारे लिए कमजोर है, जिनको हम कम समय दे पाए हैं, बिल्कुल वहां जाइएगा आप और उन्हें देखिएगा कि इसमें कमी कहाँ है। वो जब आपका सुधर जाएगा तो अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। और जो आपने पढ़ रखा है उसे बार बार पढ़ें आप। नया पढ़ने की बजाय उसे आप बार बार पढ़ते रहिएगा। और जो आपने हाथ से लिख रखा है ना, वो जरूर पढ़िएगा। परीक्षा के एन पहले अगर आप उसे पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए फायदेमंद होता है ना। वो क्लिक हो जाता है, जब प्रश्न आता है ना, उसी समय इसमें आपको लग जाता है कि ये हमने वहां लिखा था, उसे वहां पढ़ा है, वो याद आ जाता है आपको ना। तो आपके हाथ के जो नोट्स है ना, उन्हें आप अवश्य देखिएगा और बार बार देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब कुछ हमारे साथी कहते हैं और कॉन्फिडेंट में प्रश्न गलत जो बहुत हो जाते हैं, प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल गोपेश जी सही कह रहे हैं आप। और कॉन्फिडेंस में हम क्या करते हैं कि प्रश्न को एक बार पढ़ा ना, और कॉन्फिडेंस वाला उसको एक बार में ही कहेगा कि बिल्कुल ये यही होगा, उसको कर देगा, और वो फिर क्या हो जाएगा, गलत चला जाएगा। इसलिए चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट है, आप हमेशा टेस्ट सीरीज में जो है पहली रैंक पर आ रहे हैं, दूसरी पर आ रहे हैं, तीसरी पर आ रहे हैं, परीक्षा के भवन में जो है आप न तो अपने आत्मविश्वास को कमजोर कीजिएगा, न आप अति आत्मविश्वास में आइएगा। दोनों हमारे लिए घातक है। आप उस प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, उसकी प्रकृति को समझिएगा कि ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, तब आपका प्रश्न कतई गलत नहीं होगा। तो आखिरी जो दिन होते हैं वो हमारे लिए, हमें तरोताजा रहना होता है। वहां पर बहुत सारे लोगों से हम संपर्क करते हैं। एक तो है ना, ग्रुप स्टडी अच्छी है, करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर हम बहुत सारे लोगों से पूछें, उनकी राय लें, कैसे होगा क्या होगा, ये ठीक नहीं है। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। उससे क्या होता है कि हर एक की अपनी राय होती है, हर एक के अपने विचार होते हैं, हर एक की अपनी योजना होती है, हर एक का अपना तरीका होता है। तो हम उसमें उलझ जाते हैं ना, तो फिर हमारा तरीका जो, वो कहते हैं ना, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो वो पथिक क्या होता है कि दूसरे की नकल के चक्कर में अपना गंवा बैठता है। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया में हारने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मैं तुझ जैसा बनना चाहता हूं। क्यों भाई, तू जो है वो रहे, मुझ जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम फिर वो हम पर लागू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी प्रकृति होती है। जैसा मेरा, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे जो है लिखे बिना चीजें मेरे दिमाग में कम घुसती है, लिखे बिना मेरे दिमाग में कम घुसती है, ठीक है। भले ही लिखे बिना मैं बोल रहा हूं, बोल देता हूं, लेकिन जब परीक्षा की बात होती है तो मुझे लिखना होता है। और मैं परीक्षा के एक दिन पहले तक लिखता रहता हूं। अब हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस समय तो कहाँ समय होता है लिखने का, लेकिन ये मेरे पढ़ने का तरीका है। तो बहुत सारे लोग ऐसे है ना जो कि हमें समझ नहीं आता है। तो मेरा एक अनुभव है कि कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है कि वे लोग लिखने में आलस कर बैठते हैं। आलसी पन जो हमारा है इस मामले में हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है, हर एक का अपना अनुभव हो सकता है। तो आप लिखें भी, और जो लिखा हुआ है उसे, महोदय आपकी बात से हमारी सफलता में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कबीरदास जी एक साखी याद आती है कि सतगुरु सावन समान को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सही न जाति। बिल्कुल एके जी, आप सही कह रहे हैं। कर देते हैं क्लिक तो फिर माइनस में ही जाते हैं। ये बात भी लिख रहे हैं अनिता जी। बिल्कुल, ये 50-50 का जो, जिन 2 विकल्प में हम जब फंस जाते हैं ना, तो कई बार हमारे वहां पर सही भी हो जाते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं। जी जी, नहीं नहीं,
बिना देखे लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहां से भी हम पढ़ रहे हैं ना, और लग रहा है कि ये मुझे बार बार क्यों फिसल रहा है, ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, उसको आप लिखिएगा। हर एक पूरा कंटेंट तो लिखने से रहा, किताब है वो पूरी नहीं लिख सकते ना हम। मैं जहां से लगता है ना कि ये मेरी पकड़ से बाहर क्यों जा रहा है, फिर आप उसको, और कई बार क्रम वाले कुछ प्रश्न होते हैं उनको तो आप लिखकर ही याद कर सकते हैं, है ना। जैसे तार सप्तक के कवियों का क्रम पूछ लिया, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेंट होता है। या फिर किसी उपन्यासकार के उपन्यासों का क्रम पूछ लिया, ठीक है, किसी कहानीकार के कहानी संग्रहों का क्रम पूछ लिया, या किसी कवि के कविता संग्रहों का क्रम पूछ लिया। तो ऐसे जो सवाल होते हैं, ये जो कंटेंट होता है, इसको तो आप अगर लिख कर करते हैं ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा जो है उपयोगी होता है। या फिर कुछ विशेष रचनाएं जिनके सन पूछ लिए जाते हैं और बार बार कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन वाले। या फिर हिंदी में ऐसा होता है कि एक जैसी लगने वाली रचनाएं, है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक जैसी लगने वाली रचनाएं, तो उनको जब एक जगह हम नहीं लिखेंगे ना, तो वो छिटक जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि हाँ याद है इसमें तो क्या है, लेकिन ये कंफ्यूजन जो 50-50 वाले प्रश्न है ना, उसमें भी निशा जी कह रहे हैं आपने अभी पढ़ाते हैं तो याद हो जाती है, लेकिन पेपर में रचना और रचनाकार में कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रचना और रचनाकार का कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको अपने माइंड में ये चीजें पहले से लिख करके सेट करनी पड़ेगी कि यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, अब मैंने लिख लिया है, अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ये विश्वास अपने आप को आप पहले दिलाएंगे ना। लिखना चाहते हैं पर लिख लिख के पढ़ने के बजाय वैसे ही पढ़ते रहते हैं गुरुदेव, और सच्ची में वो माइंड में स्थायी याद नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल अनिता जी सही कह रहे हैं कि वो हम ये सोचते कौन लिखेगा, पढ़ लेंगे, टाइम कहाँ है लिखने का। मेरे लिए तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है कि टाइम कहाँ है लिखने का, नहीं होता है कभी भी। चाहे परीक्षा से पहले मेरे पास कम समय है, 3 ढाई 3 4 महीने हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई लिखने का टाइम कहाँ है, क्योंकि लिखी हुई चीज स्थायी होती है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो हमारे नोट्स वही तो होता है ना, हमारा खजाना जो हमने लिख रखा है, जो भी हमारी कठिनाई है उसको हमने लिखा है, तो वो लिखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो लगभग जैसा मैंने आपको बताया पहले की रणनीति में यही है कि नकारात्मकताओं से दूर रहें। कोई भी नकारात्मक बात कहीं से आपके पास आ रही है ना, आप हट जाइए वहां से, कोई जरूरत नहीं है उनकी, क्योंकि वो हमारे यहाँ क्लिक होती है ना। यहाँ जब क्लिक होती है ना, तो फिर जो सही अर्थों में यहाँ क्लिक होना चाहिए वो हमसे दूर चला जाता है ना। और एक अभी प्रश्न था सर कि आपने जो है कैसे शुरुआत की, और है ना, इसके बारे में मैं आपसे बताता हूं, फिर आपका कोई और प्रश्न होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया। टीनू जी कह रहे हैं मैं लिखकर पढ़ती हूँ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं प्लीज बताएं। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट नोट्स के लिए तो आप जो है सारा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आपको असमंजस की स्थिति बन रही है उसे, बिल्कुल, ये सर का भी देखिए, सर कह रहे हैं हम जरूर लिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है उसका सही से उपयोग कई बार नहीं कर पाते हैं। तो आप असमंजस वाली जहां जहां स्थितियां बनती है उन्हें आप अवश्य लिखिएगा, और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जहां हम कंफ्यूज होते हैं ना, वहां से प्रश्न आते हैं, और बिना लिखे तो वहां से हम उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरह से लिख करके पढ़ सकते हैं। और मेरे सफर की बात अगर मैं करूं तो बिल्कुल नीति जी, जी जी जी, हाँ बिल्कुल। तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि पूरी किताब को आप लिख नहीं सकते। सर जो बता रहे हैं वो पूरा एक बार तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर नोट्स में तो उसको पूरा का तो लिखना नहीं होता है। लेकिन जहां जहां हमें लगे कि ये हमारी कमजोरियां हैं उसको आप जरूर लिखें, उसके नोट्स बनाएं। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं। तो मेरी यात्रा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 2012 नवंबर 12 से मैं शिक्षक हूं।
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं 2012 से। और उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे जो है शिक्षक में बन गया, नौकरी मिल गई, लेकिन अंदर से बहुत बार ये लगता था कि कुछ और किया जाना चाहिए। तो फिर मैंने एमए किया और हिंदी में एमए किया मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से। और हिंदी के साथ साथ इतिहास में भी मैंने एमए किया, मैंने राजस्थानी में भी एमए किया, और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से, वो पूरी होने को है। बहुत बढ़िया सर कर रहे हैं, 3 और साथी हैं आपके साथ चयनित हुए हैं, वे भी पीएचडी कर रहे हैं, तो ये अच्छा संयोग है। और एमए हिंदी में मुझे आगे बढ़ना था और इतिहास भी मुझे प्रिय है, तो मैंने इतिहास के एमए में मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, यूनिवर्सिटी टॉप किया है मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से। उस समय लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थी एमए में नामांकित थे, उनमें से मुझे पहली वरीयता मिली। और एमए राजस्थानी में भी मैं जो है यूनिवर्सिटी टॉप हूं, वहां भी मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है। और एमए हिंदी में भी वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा से ऑल ओवर मेरी चौथी वरीयता है, 75 से अधिक प्रतिशत उसमें है। तो ये सारी मास्टर्स डिग्री, और उसके बाद जनवरी 2017 में मैंने नेट की परीक्षा पास की। अब जनवरी 2017 की परीक्षा आप देखिएगा जनवरी 2025 में काम आ रही है, यानी आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमने जो संचित किया है ना, वो हमें मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो हमें 100% मिलेगा, वो हमें मिलकर रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो जनवरी 2017 का जो नेट जेआरएफ मेरा है, वो काम आ रहा है कब? 2000 पीएचडी मैंने 2019 में शुरू की। ये सोच लेते कि अब तो क्या है, जॉब में है, क्या करना पीएचडी करके, नाम के आगे डॉक्टरी लगेगा और क्या है। वो पीएचडी जो 19 में मैंने शुरू की थी, 25 में काम आ रही है। तो हम जो मेहनत करते हैं ना, वो कभी बेकार नहीं जाती है। फिर 2018 में जो व्याख्याता की जो भर्ती निकली थी, उसकी तैयारी मैंने की, लेकिन अब आप उसको सौभाग्य कहें या फिर कुछ और कहें, मलाल कहें, कि मैं उसमें मात्र 2.34 नंबर से मैं उसमें रह गया, यानी कि एक प्रश्न से मैं रह गया था। उसकी भी चिंता रही कुछ दिन, कुछ महीने, कि मेरा क्यों नहीं हुआ। और फिर मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो रास्ता तो अभी खुला हुआ ही है, कोई हमारे लिए रास्ते बंद नहीं करता है। अगर बंद करते हैं तो हम खुद ही होते हैं जो अपने आप को रोक लेते हैं। तो उसके बाद यही इच्छा रही हमेशा कि हिंदी को तो पढ़ना भी है, और हिंदी को, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सबका, हिंदी को पढ़ना भी है, हिंदी को जीना भी है ना। और सर ने जैसा अभी बताया था कि मैं लिखता भी हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूं, लेकिन कोशिश रहती है कि कुछ कविताएं जो है, कुछ कहानियां लिखी है मैंने, और अच्छा लगता है मुझे लिखना। क्योंकि जब भी आप लिखते हैं उस समय मुझे ये लगता है कि आप खुद से बात कर रहे होते हैं, है ना, खुद से संवाद कर रहे होते हैं। तो लिखना मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक है।
कि मैं लिखता हूँ, मंचों से भी कविताएं पढ़ता हूँ। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया है ना? क्योंकि जीवन में जब हम होते हैं तो बहुत बड़ी दौलत होती है कि आपके आसपास आपके साथ जो है अच्छे विचारों के लोग, जो सकारात्मक लोग, जो सहज लोग, सरल लोग अगर हैं तो आपका जीवन और अच्छा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस हॉबी ने भी मुझे बहुत से अच्छे लोगों से मिलवाया और बहुत से ऐसे मार्गदर्शक भी मिले मुझे इस सफर में कि जो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूं तो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें मैं थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि परीक्षा के कुछ महीने पहले मेरी तैयारी हो नहीं पाई थी। जो तैयारी पहले से चल रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं थी, तो फिर उसमें मुझे सफल मैं नहीं हुआ। अब देखिए आप, 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें मैं रह गया। उसके बाद जो कॉलेज की भर्ती थी उसमें भी मैं रह गया। और फिर ये जो भर्ती आई तो मानस ऐसा मेरा बना कि मुझे इसमें करना है। हम दो मित्र थे, साथ में पढ़ रहे थे, चैन सिंह जी है, उनका भी चयन हुआ है। तो वो वीडियो मेरे पास है कि जब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, यहाँ हमारा नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार जो है मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं अगली जो भर्ती है उसमें टॉप करूंगा। ये मैंने कह दिया था, उनको कह दिया था। संयोग से मैं उसको भूल चुका था, कुछ ही दिन पहले उन्होंने वो वीडियो मुझे भेजा कि ये आप ऐसा कह रहे थे, तो अब आप 14वीं रैंक आपको मिली है, तो ये एक तरह से टॉप करना ही है। तो ये सब सर का मार्गदर्शन और आप जैसे जो हमारे शुभ चिंतक जो साथी है, मेरे गुरुजन हैं, और सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबका जो है जब सबकी ऊर्जा जो मुझे मिली, तो आज जो है मैं आपके सामने इस रूप में हूँ। और अब मुझे लगता है सर कि समय भी जो है कुछ एक मुक्तक मेरे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, जो मैंने कुछ एक मुक्तक में बिल्कुल। तो मैं आपसे जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें खुद से जोड़ती है, हमारी परंपराओं से जोड़ती है, हमारी जड़ों से जोड़ती है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जड़ों से टूट जाता है, जो जड़ों से कट जाता है, वो फिर कहीं का नहीं रहता है, वो फिर कहीं का नहीं रहता है। हम पेड़ को हरा करने के लिए उनकी पत्तियों में पानी देते रहेंगे तो क्या पेड़ हरा हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कहाँ जाना होगा? मूल को सींचना होगा, जड़ों को सींचना होगा, जड़ों तक पानी पहुंचाना होगा, तब जाकर के पेड़ हरा होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि दादा का चौपाल, दादी की कहानी अब इतिहास हो गया। दादा का चौपाल, दादी की कहानी अब इतिहास हो गया। पीपल की पूजा, पेड़ों को पानी अब इतिहास हो गया। सोचते हैं तो दिल दर्द से तड़प उठता है, वो नदियों का नीर और आंखों का पानी अब इतिहास हो गया, अब इतिहास हो गया। और बुजुर्गों की दुआएं कितनी काम आती है, उनका आशीर्वाद कितना काम आता है। आप देखिएगा कि अब के जब तुम जाओ थोड़ा सा गांव ढूंढ लाना, अब के जब तुम जाओ थोड़ा सा गांव ढूंढ लाना, बूढ़े बरगद हरियल पीपल की छांव ढूंढ लाना। यहां तो हराने को आमादा है हर शख्स, तुम छूकर बूढ़ी अम्मा के पांव जीतने का दांव ढूंढ लाना, जीतने का दांव ढूंढ लाना। कि गांव गांव ढाणी आंगन बचा कर रखना, गांव ढाणी आंगन बचा कर रखना, मटकी झूला सावन बचा कर रखना। तार तार है रिश्ते खून के नगरों में, तू थोड़ी सी प्रीत पावन बचा कर रखना, तू थोड़ी सी प्रीत पावन बचा कर रखना। तो जब तक हमारे भीतर एक पावन प्रीत जिंदा रहेगी, जब तक हमारे भीतर हमारे लोक के गीत जिंदा रहेंगे,
जब तक हमारे भीतर कुदरत का संगीत जिंदा रहेगा, आप निश्चित मान के चलिएगा कि हम व्यक्ति बने रहेंगे, हम मनुष्य बने रहेंगे। और आज के दौर में मनुष्य का मनुष्य बने रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस बात में किसी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अखिलेश सर को और आप सबको कि आपने बड़े मन से, बड़ी तन्मयता से और मुझे जो है प्रतिपुष्टि देते हुए आपने सुना, मुझे पुनर्बलन देते हुए आपने सुना, मेरा हौसला बढ़ाते हुए आपने सुना। और जो साथी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप तो बोल नहीं पाए लेकिन इन्होंने लिख दिया। इनका लिखा मैं देख रहा हूं, आपके चेहरे में देख रहा हूं। बात एक ही है, यहाँ चेहरों से मुझे सूचित किया जा रहा है, वहां अक्षरों से मुझे सूचित किया जा रहा है और यहाँ सर वाह वाह करके मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। वाकई आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ रहा, बहुत अनमोल रहा और जीवन का एक याद रखने लायक दिन आज का मेरा रहा है। बिल्कुल, जब भी आप चाहेंगे हम आएंगे। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से और कोई विशेष प्रश्न हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, अभी और कभी भी। इसके लिए आप बिल्कुल ठीक है, जब भी आप चाहें। ये आपका बड़ा स्नेह है और देखिए ये सर का विशेष स्नेह है हम सबके प्रति कि आप इस बात को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। और सर आपकी ऊर्जा हमारे लिए जरूरत रहेगी हमेशा। तो ऐसे हम आपको जो है आपकी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। हम सदैव हमारे मार्गदर्शक के रूप में आपको दिखना चाहते हैं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस जीवंतता को हमेशा जो है बनाए रखें, बरकरार रखें। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और आप सबके लिए भी मेरी खूब सारी सद्भावनाएं, मेरी शुभकामनाएं कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चल पड़े हैं अब हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि मंजिल हमारी प्रतीक्षा कर रही है। जितनी प्रतीक्षा हमें है उससे भी ज्यादा प्रतीक्षा किसको है? मंजिल को। वो हमसे गले लगने के लिए आतुर है, उतावली है, उत्सुक है। बस हमारे भीतर की आग को, हमारे अंदर के जुनून को कभी कमजोर मत पड़ने देना और सपने हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य हमेशा बड़े बनाओ ताकि हम उन लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकें। छोटी सोच जो है उसको त्याग करके एक बड़े फलक की ओर हमें देखना है, एक अनंत आकाश की ओर देखना है। वो अनंत आकाश हमारा इंतजार कर रहा है। उस अनंत आकाश में उड़ने वाले परिंदे हमसे प्यार करने के लिए आतुर है। बस एक हाथ बढ़ाने की जरूरत है। और कहते हैं कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं और ताली भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो सबका सहयोग लेते हुए, सबको साथ रखते हुए, सबके लिए अपने हृदय में मंगल कामनाएं रखते हुए, प्रकृति के कण कण से प्रेम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आखिर में सर मेरी लिखी 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि कौन कहता है मिट्टी से मोहब्बत नहीं रही? कौन कहता है मिट्टी से मोहब्बत नहीं रही? मैंने रेगिस्तानी रेत में नहाते हुए परिंदों को देखा है। मैंने रेगिस्तानी रेत में नहाते हुए परिंदों को देखा है। अब सर ने जब कह ही दिया है कि मैं कविताएं लिखता हूं तो कवि इस लोभ को कब छोड़ पाता है। इसलिए फिलहाल मैं आपसे अनुमति लेता हूं, आज्ञा लेता हूं और इस वादे के साथ कि ईश्वर ने चाहा, कुदरत ने चाहा तो फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। कि मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरे साथी जो यहाँ से प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मिले हैं, मिलते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सखा चंद्रभान जी। बहुत भाग्यशाली हैं ये विद्यार्थी सब के सब, और मैं खुद भी। मैं कई बार कह चुका इस बात को, मुझे ये तो भरोसा था कि इस बार हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध जिन भी साथियों से है उनमें से असिस्टेंट प्रोफेसर कोई जरूर बनेगा। और मैं भूलवश भावनाओं में बह जाता हूं ना, भावुक व्यक्ति हूं, ये मेरी एक कमजोरी है। तो भूलवश भावुकतावश कई बार ऐसा कह जाता था, रिजल्ट आने दीजिए उस दिन पता चलेगा एचकेबी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आने दीजिए। तो सच में मुझे खुद को भी कई बार अकेले में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कह देते हैं लोग कि, और ये संत लोग, ये महात्मा लोग, ये बड़े बड़े विद्वान लोग, कि हर व्यक्ति में राम है, हर व्यक्ति में ईश्वर है। क्यों कह देते हैं ये? और मैंने खुद में अनुभव किया उस चीज को। और अब पता नहीं धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि मैं किसी बहुत बड़े काम के लिए भेजा गया हूं, और वो काम जो है ना उसकी शुरुआत हो गई है। इन्होंने कोई बहुत अधिक प्रत्यक्ष संवाद मुझसे नहीं किया, लेकिन मुझे जो छवि चाहिए मेरे विद्यार्थी के रूप में, या मेरे एक साथी के रूप में, मेरे किसी भाई बहन के रूप में, मेरे दिल के तार उसी के साथ जुड़ते हैं जो मेरे जैसा पवित्र होता है। इसलिए मैं मेरे विद्यार्थियों को, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप दुनिया में किसी के प्रति भी बेईमानी कर लेना, एक तो खुद के साथ मत करना, एक तो खुद के साथ मत करना, और दूसरा स्थान जो है माता पिता और गुरुजन का होता है। और गुरुजन भी ऐसा, बस थोड़ा सा कलयुगी गुरु हो गए हम, ये मैं आर्थिक रूप से इसको गलत मानता हूं, पर मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये व्यवस्थाएं जो चलानी पड़ रही हैं। मैं अकेला तो इसका हिस्सा हूं नहीं, या इतना समर्थ भी नहीं हूं। दोनों ही बातें हैं, खुद का बहन तो कर सकता हूं, औरों का नहीं कर सकता। ये मेरी मजबूरियां हैं। बाकी यदि मैंने किसी के लिए कुछ बोल दिया, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज चंद्रभान जी ने बहुत भावुक कर दिया, और ये निरंतर भावुकता बनी रहेगी, क्योंकि ये साथी लोग आते रहेंगे, मुझे पता है। आज नहीं तो कल सबके अंतरात्मा आवाज देगी कि हम यार ऐसे व्यक्ति के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसने, आपको शायद नहीं पता, आप कभी किसी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ सकते जो मेरे परिवार ने झेला है जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चला रहा था। मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को मुझे देखे हुए 72 घंटे हो जाते थे। इससे बड़ा सच क्या बताऊं मैं आपको। और इसलिए मैं ताल ठोक के कहता था मेरे स्टूडेंट जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। जिस दिन पेपर आया ना, उस दिन मुझे रोक लिया मेरी वाइफ ने, वेल एजुकेटेड है, कि आज आप कुछ मत कहो, चुप रहो। मैंने कहा मुझे यूट्यूब पे आके ये कहने दे कि ये प्रश्न आ गए देखो। मेरा मन था उस दिन, मैंने कहा यूट्यूब पे आके मुझे ये कहने दे कि ये देखो टेस्ट पेपर नंबर इतना निकालो, इसका प्रश्न ये निकालो। इवन ऑप्शन तक, अनेक प्रश्न ऐसे थे जिनमें ऑप्शन भी वही थे। जैसे सौंदर्य की नदी नर्मदा वाले जो प्रश्न आए थे, बिहारी के जो प्रश्न आए थे, उदाहरण जो मुझे इस समय याद आ रहे हैं, चाहे वो इतिहास के प्रश्न हो, चाहे वो किसी रचना विशेष के हो, लॉन्जाइनस के हो, कोई भी पार्ट टॉपिक का, मैं इतना भीतर घुसा और मेरी इतनी अप्रोच काम करने लगी। मैंने कहा यार वो किस किस पुस्तक को उठाएगा बनाने वाला, मैंने पूरा कंटेंट ही दे दिया ना। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व 30 प्रश्नों में पूरा टॉपिक है, और भारतवर्ष के तमाम प्रश्नों का सार है। क्या पूछेगा वो बताओ, डिटेल पूरी की पूरी दे दी उनमें। एक दिन मैं खुद ही यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा रहा था, तो मुझे खुद को लगा कि यार मैंने तो ये कोचिंग से ज्यादा बड़ा काम कर दिया इनके लिए। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, ये शायद मुझे जहां तक ध्यान है वो क्लास थी मेरी, या तो महाभोज थी जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ, और या फिर वो सौंदर्य की नदी नर्मदा थी। इन दोनों में से किसी एक की क्लास थी जिस दिन मुझे ये पता लगा कि ये टेस्ट सीरीज बहुत विद्यार्थियों का भला करेगी, बशर्ते वो मान लें। क्योंकि लेना अलग बात है, परचेज करना अलग बात है, और उसे आत्मसात करना अलग बात है। मेरा पृथक से जो बैच था वो पूरा ऑनलाइन था,
और ऑनलाइन बैच के उन विद्यार्थियों ने कितना माना कितना नहीं माना, ये पूरा परिणाम आप सबके सामने है। आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और नित नए साथियों से आप मिलते रहेंगे, लेकिन इतना समय मैं आपको नहीं दूंगा उनसे बात करने का जितना आज दिया है। आप लोगों के घर परिवार छोड़ करके आप यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके भी अपने सपने हैं। एक वास्तविक दुनिया अलग होती है और एक आदर्श काल्पनिक दुनिया अलग होती है। ये कुछ समय तक सम्मोहित करने वाली बातें हैं, मेरी हो, सर की हो, XYZ किसी का भी स्पीच और मोटिवेशन हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं मरोगे, खुद नहीं खपोगे, तब तक कोरे सपनों से कुछ नहीं होगा। आपको चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम नियमित और निरंतर मिलते रहेंगे और इस क्रम को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सब मंच पर पधारे चंद्रभान बिश्नोई बनकर। शुभ रात्रि आप सभी को।